देना होता है, ये सारी चीज़ आप अभी तक जाना। आज हम आगे की बात जानेंगे, आगे जानेंगे कि और क्या क्या महत्वपूर्ण पहलुएं हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है। एज ए शिक्षक होने के नाते आप मान लीजिए कि आप एक प्राचार्य होंगे स्कूल के, आप डायरेक्टर होंगे, तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। हाँ, बात आपको स्कूल बनाने से लेकर, स्कूल में व्यवस्था बनाने से लेकर, स्कूल के भवन बनाने में, स्कूल का वातावरण बनाने में आपका क्या योगदान होना चाहिए, इन सभी बातों पर हमने चर्चा किया था। तो ये भी ध्यान रखना है, सारे जो बना रहे हैं, जो संरचना है, वो विद्यार्थी के लिए होना चाहिए। यानी विद्यार्थी को केंद्र में रखकर सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको कुछ बनाना है। तो जो भी आप काम करते हैं उसका एक योजना होना चाहिए, योजना तैयार करना होगा आपको। के अलावा आपको एक संगठन तैयार करना होगा, क्योंकि स्कूल क्या है, एक प्रकार का संगठन है। बिना स्कूल के संगठन से आप स्कूल नहीं चला सकते हैं, या कोई भी बड़ी संस्था को आप चला नहीं सकते हैं। स्कूल एक संगठन होता है, बड़ा बड़ा संस्थाएं जो होता है एक संगठन होता है। सभी को हाय, अभिषेक कुमार, वर्षा अग्रवाल, सभी को गुड इवनिंग। आज हम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, और ये फर्स्ट ईयर का लगभग लगभग लास्ट टॉपिक है, तो यही हम आज कवर कर रहे हैं। चलिए, तो हमने कहा कि जितने भी संस्था है, बड़ी संस्था है, जैसे में भारत की सरकार है, क्या सरकार एक आदमी से चलती है? नहीं, एक संगठन है। बहुत सारे एमएलएज, एमपीज मिलाकर सरकार चलाते हैं। तो बड़ी संस्थाएं जहाँ होता है, वो जो होता है किसी न किसी संस्था के माध्यम से काम करता है, किसी न किसी संगठन के माध्यम से काम करता है। तो हमारा स्कूल भी होता है, एक संगठन होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें स्टाफ होते हैं, टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, माली होते हैं, खाना बनाने वाले होते हैं, ये सारे लोग इसमें होते हैं। हाँ, गुड इवनिंग सभी को, जो भी लोग नए नए जुड़े हैं। तो सभी को आपको लेके चलना है। अगर मान लीजिए कि आपको एक स्कूल का प्राचार्य बना दिया जाए, एक मुख्य शिक्षक बना दिया जाए, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, किन किन बातों से ऐसा आपको माहौल बनाना है जिससे आपसे सब जुड़ सके। कभी भी रूढ़पन से नहीं पेश आना है, किसी को अपना आदेश नहीं देना है, ऑर्डर नहीं देना है, आपका ही जो मत होगा वो सर्वमान्य हो, ऐसा भी नहीं होना है। सभी का मत होना चाहिए। कोई भी काम करते हैं उसमें सभी लोगों का मत होना चाहिए, उसी से आप अच्छे स्कूल के डायरेक्टर बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं। इन फ्यूचर कभी भी आप स्कूल वगैरह खोलते हैं तो आप इन इन बातों पर ध्यान देना होगा। अगर आपने इस सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपका जो इंस्टीट्यूट है या स्कूल है या संस्था है, वो ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। या कुमारी, हेलो, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, कमेंट करते हैं। तो अभी ये फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है, सेकेंड ईयर, हाँ, 4 बजे से, 4 बजे से सेकेंड ईयर की चलेगी। अभी फर्स्ट ईयर का था, आज बता दिए थे ना कि फर्स्ट ईयर आज 3 बजे से ही चलेगी। ठीक है, तो संगठन बनाना जरूरी है, और संगठन में किन किन बातों का ध्यान रखना है कि क्या कमी है। सभी का मत एक होना चाहिए, कोई भी काम करने जाते हैं तो। हाँ, और सभी का भार अलग अलग होना चाहिए। भार कहने का मतलब है सभी का दायित्व अलग अलग होना चाहिए। कोई प्रिंसिपल है तो उसका प्रिंसिपल का दायित्व है, अलग दायित्व होता है। क्लास टीचर का दायित्व अलग होता है। पीटी टीचर होते हैं जो गेम खिलाते हैं या पीटी करवाते हैं, योग कराते हैं, उनका योगदान अलग है। खाना बनाने वाले का योगदान अलग है। तो सभी का अलग अलग योगदान है, और सभी का अपना अपना महत्व है। आप किसी एक को छोड़ के आप नहीं चल सकते। इन सभी बातों पर आपका जो भी नियम होगा, कानून होगा, वो लचीलापन होना चाहिए। ऐसा हम कल बात कर चुके हैं। लचीलापन का मतलब होता है कि आप कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी नियम लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपका अकाट्य बात हो, आपका बात को कोई नहीं काट सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर लगे कि नहीं सुधार करना है तो आप सुधार कर दीजिए, ऐसा नियम होना चाहिए। हमारा संविधान भी तो ऐसा ही है। संविधान में लिखा गया है कि ये संविधान अभी के हिसाब से लिखा गया है। शुरुआत में जिस समय लिखा गया था, 1950 के आसपास लागू हुआ था, तो ये कहा गया था ये संविधान अभी के हिसाब से सही है, बाद में इसमें सुधार करने की आवश्यकता होगा तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। आप बार बार सुनते हैं कि संविधान का संशोधन हो रहा है, होता है ना। संविधान हमेशा संशोधित होते रहते हैं, क्योंकि आवश्यकता और समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं।
आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले जो चीज़ आवश्यकता थी जिस चीज़ का, हो सकता है कि अभी उसकी आवश्यकता ख़त्म हो चुकी है, या हो सकता है कि जो आवश्यकता 20 साल पहले नहीं थी वो आवश्यकता आज आ चुकी है, तो उसके हिसाब से होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आज से 10 साल पहले टेलीफोन का बहुत मार्केट हुआ करता था। हर एक चौक चौराहा पर या शहर में टेलीफोन स्टूडियो का बूथ होता था, उसमें टेलीफोन अपना बात करते थे और उसका पैसा देते थे। लेकिन क्या अब टेलीफोन बूथ का ज़माना है? अब टेलीफोन बूथ कहीं देखते हैं? नहीं, ख़त्म हो गया। उस समय तो वो ज़रूरी था, लेकिन अभी ये ख़त्म हो चुका है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस समय के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन बाद में उसकी आवश्यकता कम पड़ जाती है या ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें सुधार करने की जगह होना चाहिए। तो आप जो भी नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, वो लचीलापन होना चाहिए। रुपेश मिश्रा जी, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं साथ साथ। तो हम अभी स्कूल संगठन पढ़ रहे हैं कि आप एज ए स्कूल डायरेक्टर या एज ए स्कूल के टीचर या एज ए स्कूल के प्रिंसिपल, आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है। ठीक है, तो संगठन की बात करें, दिशा की बात करें। दिशा का अर्थ क्या होता है? स्कूल के कार्य संचालन में मार्गदर्शन करना। और दिशा का क्या मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं उसका एक दिशा होना चाहिए, कि उसका कोई विजन होना चाहिए। दिशा को हम विजन बोल सकते हैं। आपने स्कूल खोला तो क्यों खोला, आपने 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 ये व्यवस्था करी तो क्यों करी। तो हर एक चीज़ का एक विजन होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं दिशा। दिशा का अर्थ है स्कूल में कार्य संचालन में मार्गदर्शन करना। इसमें बताया जाता है कि कोई काम कब आरंभ करना चाहिए और कब बंद कर देना चाहिए। यदि पहले कोई गलत काम हो जाए तो मार्गदर्शन से उसे सुधार करना चाहिए या ठीक करना चाहिए। यह कार्य मुख्य अध्यापक द्वारा किया जाता है। तो दिशा जो होता है, किसी भी संस्था का दिशा कौन देंगे? दिशा देंगे वहाँ के प्रिंसिपल, या उसको मुख्य अध्यापक बोलते हैं। तो किसी भी कॉलेज, संस्था या स्कूल का जो दिशा देने का काम करते हैं वो मुख्य अध्यापक, जिसको हम प्रधानाध्यापक बोल सकते हैं, प्रिंसिपल बोल सकते हैं, वही करते हैं। तो दिशा भी आपको ज़रूरत है। समन्वय, अगला है कि समन्वय होना चाहिए। समन्वय का क्या तात्पर्य है? समन्वय का तात्पर्य है कि जितने भी संगठन की ओर से प्रबंध समिति का तत्व है, प्रबंध समिति का मतलब होता है कि मतलब एक समिति, हमने क्या बताया कि स्कूल एक संगठन है, संगठन में अलग अलग लोग होंगे, उसका अध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे, स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, वार्डन होंगे, रसोइया होंगे। उसमें अलग अलग है ना, संगठन में सबका दायित्व और पदभार अलग अलग है, दायित्व सबका अलग अलग है। तो सभी के बीच में जो संबंध हो वो अच्छा होना चाहिए। स्थापित जो हम लोग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं समन्वय करना। मतलब सबसे विभिन्न टाइप के लोग हैं, लेकिन सभी के साथ आपका कोऑर्डिनेशन बना रहे, ज़्यादा अच्छा रहे, बॉन्डिंग अच्छा रहे, तो ये आपको एक सशक्त स्कूल या संस्था बनाएगी। आप किसी भी घर में जिसमें सभी से मेल मिलाप बातचीत है, तो वो घर ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग माना जाता है, नहीं वो घर ज़्यादा प्रगति करता है। तो उसी प्रकार से तो क्या है, सभी से सबका बातचीत है, अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हो गया कि सभी में सभी का समन्वय है। तो समन्वय का मतलब हो गया कि सभी से अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना, अच्छा सबका समान भाव देना, सबको एक एक अच्छे रूप में सबको कोऑर्डिनेट करना, उसी को बोलते हैं समन्वय। तो दिशा प्रधानाध्यापक अध्यापक देंगे, समन्वय तो सबको करना है। नहीं, ऐसा नहीं कि हम ऊंचे पद पर है तो हम नीचे वाला का कोई इज्जत नहीं वैल्यू करेंगे या कम करेंगे, ऐसा नहीं करना है। या हम नीचे हैं तो हम बहुत अपने आप को नीचे समझेंगे, अपना कोई अधिकार नहीं। नहीं, सब चीज़ है, यानी सबको समान ढंग से चलना है, उसी को हम लोग समन्वय कहते हैं। अब बात आती है नियंत्रण की। समसूची प्रसारण प्रक्रिया का निरीक्षण नियंत्रण कहलाता है। अब जितना भी चीज़ बनाते हैं और जो भी आप नियम बनाते हैं और उसका कंट्रोल, मतलब वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो नियंत्रण कहलाएगा ना। वो कब कौन कर रहा है, कितना कर रहा है, तो इसका कोई ना कोई नियंत्रण करने वाला भी होना चाहिए। स्कूल के समस्त ताने बाने, जैसे पाठ्य पुस्तक, समय सारणी, पाठ्य सहायक क्रियाओं, अर्थव्यवस्था, बजट, ये सब ताने बाने कहने का मतलब है कि इन सारी चीज़ों से आपको जूझना होगा। जैसे में क्या इसका पाठ्यक्रम क्या है, पुस्तक है कि नहीं है, समय सारणी कितना होना चाहिए, मतलब पढ़ने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, इसको TLM बोलते हैं, टीचर लर्निंग मटेरियल उसको बोलते हैं, ये है कि नहीं है, बच्चों में क्या कमी है, उसमें कुछ काम करना है तो कितना फंडिंग की आवश्यकता है, पैसा है कि नहीं संस्था में। तो इन सबों को नियंत्रण करने का भी एक संस्था होना चाहिए, एक लोग होना चाहिए जो उस सारे चीज़ों को नियंत्रण कर सके। तो नियंत्रण भी जरूरी है। अगला है स्टाफ की नियुक्ति करना। तो जब आप अच्छा स्कूल चलाएंगे या अच्छे से स्कूल चलाएंगे तो उसमें स्टाफ भी अच्छे लगेंगे। तो अच्छे स्टाफ की आवश्यकता होगी, अच्छे स्टाफ की आवश्यकता होगी
राम दुलारी जी, गुड इवनिंग। तो आप जब कुछ भी काम अच्छा करेंगे तो आपको, या अच्छा स्कूल चलाना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छे स्टाफ की आवश्यकता होगी। उनकी योग्यताएं, उनका गुण, उनका क्या क्या मतलब चीज़ होना चाहिए एक स्टाफ में, कोई तय करेगा ना, तय करना चाहिए। हाँ, संस्था के मुख्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपने संस्था के लिए उत्तम स्टाफ का चयन करे। मुख्य मतलब यहाँ भी संस्था का जो स्टाफ चयन करने में भी प्रिंसिपल का ज़्यादा योगदान होता दिख रहा है। ठीक है, तो स्टाफ का नियुक्ति करना और अच्छे स्टाफ का नियुक्ति करना ये भी स्कूल की जिम्मेदारी होती है। अगला और प्रमुख हम इसको मानेंगे बजट। अब जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो, कुछ भी हो, सारी संस्थाएं जो है ना, अंततः कमर कहाँ टूटता है उनका, बजट में। या खराबी कहाँ से आती है, या उसमें गड़बड़ी कब आती है, जब वो बजट उसका खराब होता है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, कृपया लाइक कर देंगे। जितने लोग देख रहे हैं उतना लाइक भी नहीं कर रहे हैं। लाइक करने से अच्छा लगता है, थोड़ा सा कर दीजिए। तो बजट की बात करेंगे, तो बजट बहुत ज़रूरी है। आजकल स्कूलों के आर्थिक पक्ष पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। जैसे स्टाफ, भवन आदि में सुधार लाने के लिए बहुत सारा पैसा की आवश्यकता होती है, या अधिक धन की आवश्यकता होती है। स्कूल के मुख्य आय प्राप्त करने के लिए नए साधन जुटाने होते हैं। हाँ, और बहुत सारे काम हैं जो पैसा से ही होते हैं, बिना पैसा का तो संभव नहीं है। कुछ भी करना हो तो उसमें पैसा लगेगा ही लगेगा। तो बजट का भी बहुत ध्यान रखना होता है किसी भी संस्था को चालू करने के लिए। अब जितने भी लोग देख रहे हैं, बता दें कि ये फर्स्ट ईयर की है, सेकेंड ईयर 4 बजे से आपकी क्लास से चलेगी। ठीक है, जो सेकेंड ईयर वाले होंगे आप देख सकते हैं, नहीं तो आप 4 बजे से बिल्कुल जुड़िएगा। पूरे भारत का भ्रमण करने वाले हैं आप आज हम सेकेंड ईयर में। चलिए, अब है रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट। आप कुछ भी काम करते हैं तो उसका रिकॉर्ड और रिपोर्ट होना चाहिए। कल हो के कोई भी कुछ मांगता है या कोई आप पर ब्लेमिंग करता है, जानते हैं ना कि समय कैसा है, तो उसका आपका रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो आप वहाँ पर फंस सकते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है। तो हमेशा आप कोई भी संस्था चलाते हैं, आप नॉर्मल छोटी सी संस्था भी चलाते हैं, आप ट्यूशन कोचिंग भी पढ़ाते हैं, तो आपको, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि हर एक बच्चा का रिकॉर्ड रखना होगा। जैसे में हर एक बच्चा का अटेंडेंस करना होता है। जैसे में आप छोटा ही 10 बच्चे ही पढ़ाते हैं, लेकिन 10 बच्चे का अटेंडेंस अगर आप नहीं लेते हैं, वो बच्चा कहीं कुछ कर लिया, कुछ भी हो गया, या कहीं मिसिंग हो गया, तो आप पर ब्लेमिंग आ जाएगा। जिस टाइम में अगर वो मिसिंग होगा तो आप पर ब्लेमिंग आ जाएगा। तो आप आपसे पूछताछ कर सकती है, प्रशासन आपसे पूछ लेगी कि ये बच्चा तो आपके यहाँ आया था, तो आप क्या प्रूफ दिखाएंगे कि मेरे पास आया था या नहीं आया था। तो आप रिकॉर्ड रखेंगे तब। तो रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा संस्थान में विभिन्न कार्यों का मिश्रण है। किसी भी व्यक्ति के लिए उनका संपूर्ण विवरण रखना एक कठिन कार्य है। प्रशासन का मुख्य कार्य है कि उन कार्य को निरंतर रजिस्टर रिकॉर्ड रखना तथा उन्हें संभालना। इनकी अंतर्निहित कार्यों का रिपोर्ट देना भी आवश्यक है। उसे प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्धियां, इनाम, दंड आदि का भी रिकॉर्ड रखना होता है। नहीं, किस विद्यार्थी को क्या क्या इनाम मिला, क्या क्या दंड मिला, कौन विद्यार्थी कितना बदमाश है। देखते हैं आप पुलिस वगैरह स्टेशन सब में भी ऐसा ही होता है कि जितने भी अपराधी छवि के लोग होते हैं एक पुलिस स्टेशन के अंदर, उन सभी लोगों का रिकॉर्ड रखा जाता है, रिपोर्ट रखा जाता है। जब भी कुछ गड़बड़ होता है तो पहले जितना उनके लिस्ट में नाम है उस पर नजर जाता है कि ये तो गड़बड़ नहीं किया है। वो क्या है, अगर रिकॉर्ड नहीं होता तो मालूम नहीं चलता। तो इसलिए पुलिस वगैरह देखिएगा या डिपार्टमेंट में बहुत पुराना पुराना फाइल सब रिकॉर्ड के रूप में रखा होता है। रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी है। तो ये आपके स्कूल के लिए भी रिपोर्ट रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करेंगे नाइन टॉपिक है मूल्यांकन। जब मूल्यांकन स्कूल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। कोई भी कार्य जब तक पूर्ण नहीं माना जाता है तब तक आप उसके परिणाम का उचित मूल्यांकन नहीं कर लेते हैं। आपने कोई चीज़ किया, आपने पढ़ाई करी, लास्ट में आप क्या देखते हैं कि हमारे पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा हुआ है, क्या हम अपने जीवन में क्या उपलब्धि लेकर आए, तो आपका मूल्यांकन हो गया। आपने कोई बिजनेस किया, बिजनेस को सीधे कर लेने से तो होता नहीं है। कर लेने के बाद आप उसको एक निरीक्षण करते हैं, मूल्यांकित करते हैं कि हमने ये बिजनेस करके क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया। तो क्या हो गया, ये वास्तव में जो खो पाया वही तो आपका लाभ है, उसी के लिए तो आप किए थे। तो वो आपका मूल्यांकन है। तो कोई भी चीज़ कर देने से नहीं होता है, उसका चीज़ हमको मिल जाए तो हम उसको मानते हैं कि चलिए मेरा काम सफल हुआ। तो आप कोई भी काम करते हैं, स्कूल बनवाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जब तक आप मूल्यांकन नहीं करेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि हमने जो किया, हमारा जो प्रयास है कितना सही है, कितना असरदार है।
तो मूल्यांकन करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो मूल्यांकन द्वारा हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हम अपने निर्धारित उद्देश्य को प्राप्ति जो किए हैं वो किस सीमा तक किए हैं, किस सीमा तक और करने की आवश्यकता है, इसमें क्या क्या चेंजेस करने हो सकते हैं, क्या क्या बदलाव करने हो सकते हैं, या ठीक है। तो आप इन मूल्यांकन से हमें यही पता चलता है। तो मूल्यांकन हम बच्चों का करते हैं, संसाधनों का करते हैं, सारी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि फलाना काम या कोई भी कार्य में क्या दोष है, क्या कारणों से ये पीछे हो गया या क्या कारणों से इसमें असफलता हुई। तो मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को भी, सारे बच्चों को भी, स्कूल के जितने भी मेंबर्स हैं सबके ऊपर भी ये चीज़ लागू होता है। तो मूल्यांकन भी ज़रूरी है, मूल्यांकन से आपको चीज़ें पता होती है। अध्यापक के कार्य एवं उत्तरदायित्व। एक अध्यापक को क्या कार्य हो सकते हैं और क्या उनका उत्तरदायित्व होगा। अध्यापक के कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्न है। क्या क्या है ये जान लीजिए। शिक्षण, सबसे पहला एक शिक्षक को शिक्षण पढ़ाना है, शिक्षण देना है। अध्यापक का प्रमुख कार्य शिक्षण प्रदान करना है। निश्चित रूप से आप एक शिक्षक बनेंगे तो आपका मुख्य काम तो शिक्षण देना ही है, यानी पढ़ाना ही है। उसको ऐसा विषय पढ़ाना चाहिए जिसमें वह निपुणता हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप शिक्षा का तो कोनो विषय लेकर बैठ जाए, आप वही विषय को पढ़ाएंगे जिस विषय में आपकी ज़्यादा अच्छा जानकारी है, आपका ज़्यादा अच्छा योग्यता जिस विषय में है। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग मैथ में ही तेज होंगे, सभी लोग साइंस में ही तेज होंगे, या सभी लोग आर्ट्स में ही तेज होंगे। सबका अलग अलग सेक्टर हो सकता है, या अच्छे होंगे जिसको समझ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगा। तो सभी शिक्षक अलग अलग क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे होते हैं। किसी का मैथ अच्छा है तो किसी का साइंस अच्छा है, तो किसी का हिंदी अच्छा है, तो किसी का अंग्रेजी अच्छा है। तो निश्चित रूप से ये सभी बातें हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप एक्सपर्ट है जिस चीज़ में, आप उसी चीज़ को पढ़ाइए, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपसे ज़्यादा बच्चा सीखेगा। तो शिक्षण वाला बात हो गई। शिक्षक का दूसरा क्या गुण होना चाहिए? निरीक्षण करना। हर एक शिक्षक को आप जब पढ़ाते हैं उसका निरीक्षण भी होना चाहिए। तो अध्यापक को कोई भी कार्य का निरीक्षण करने चाहिए। अध्यापक कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे थियोरिटिकल करा रहे हैं, प्रैक्टिकल करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, तो अध्यापक को कराने के बाद उसका निरीक्षण होना जरूरी है। निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये आपके नीचे दिया हुआ है। तो विद्यार्थियों के प्रतिदिन उपस्थिति तथा समय पर पहुंचने का निरीक्षण करना चाहिए। विद्यार्थी जब आप पढ़ा रहे हैं, स्कूल में आप शिक्षक हैं, तो कौन विद्यार्थी प्रतिदिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समय पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी पूछना जरूरी है। गृह कार्य का निरीक्षण, जो आप होमवर्क देते हैं, ये होमवर्क बच्चा करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस बात पर भी एक शिक्षक को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला है श्रेणी का दैनिक कार्य, जैसे विद्यार्थियों को लिखना, पढ़ना, ये सब करना भी आपको जो दैनिक कार्य, मतलब बच्चा को सब दिन लिखना पढ़ना तो रोज है, तो लिख पढ़ रहा है कि नहीं कर रहा है, अच्छा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, लिखने में क्या क्या कमी आ रही है, परेशानी क्या है, इन सभी बातों पर भी ध्यान देना। अगला प्रयोगशाला, प्रयोगशाला वर्कशॉप या फॉर्म में हस्तकार्य, यानी बच्चा को जो आप पढ़ा रहे हैं तो ये प्रयोगात्मक पढ़ाई होना चाहिए, नहीं प्रयोग के रूप में होना चाहिए। बच्चा कुछ करके सीखे, नहीं, लर्निंग विथ डूइंग की बात होती है। आप कोई भी चीज़ लर्न जो है ना, लर्न कब करिए, करके सीखने पर की बात होती है। लर्निंग विथ डूइंग एक्सपेक्ट कहा जाता है, जो करके सीखने पर जोर देता है। तो आपको बच्चों को हमेशा करके सीखने पर जोर देने की ज़रूरत है। यानी करके सीखने का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ आप बता रहे हैं उसको पहले करने दीजिए। खुद करके सीखेगा तो ज़्यादा अच्छा सीख पाएगा और वो अपने जीवन में ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। तो हमको बच्चा को जो भी काम कर रहा है लैब में, प्रयोगशाला में, तो वो हाथ से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगला है सहगामी क्रिया। सहगामी क्रिया का मतलब होता है कि जितने भी बच्चे हैं सब एक साथ मिलकर सबका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इन सभी बातों पर आपको निरीक्षण करने की बात है, आप एक शिक्षक होने के नाते। ठीक है। और एक चीज़ और बात ध्यान देना है कि स्कूल में अनुशासन पैदा करना है, तो ये एक शिक्षक होने के नाते ये भी काम आपको करना है। अगला है संगठन करना। उसको पाठ्यक्रम तथा सहभागी क्रियाओं का संगठन करना, बच्चों के लिए निर्देशन और पुस्तकालय के काम को प्रवर्धन करना तथा उत्सवों का प्रबंधन और शिक्षा स्थितियों की परीक्षाएं तथा अन्य महत्वपूर्ण और ध्यान रखना, जिससे स्कूल के बहुत से साधन कार्य में से एक व्यवस्थापक का होना जरूरी। संगठन करना का मतलब हो गया कि जितने भी कार्य होते हैं सभी कार्य सहभागी हो, सब में सबका समान योगदान हो
और पुस्तकालय का काम हो, उसके प्रबंधन का काम हो, कोई फंक्शन बनाना हो उसका कार्य हो, शिक्षा की स्थिति का कार्य हो या परीक्षा का कार्य हो, जितने भी महत्वपूर्ण कार्य है सभी पर आपको ध्यान देना है और आपको उसमें सहयोग करना है। नहीं, क्या क्या बात है, छात्रों को बैठने का वितरण, फर्नीचर का वितरण, हाँ, टाइम टेबल की तैयारी, स्कूल संबंधी धन बजट, ये सब भी आप एक शिक्षक का कार्य होता है। मूल्यांकन तथा अभिलेख रखना। मूल्यांकन तो समझ रहे हैं कि किसी चीज़ को हम लोग जो मूल्यांकित करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मूल्यांकन करना। मूल्यांकन का अर्थ काफ़ी विस्तृत है, जिसमें बच्चों के सारे व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। मतलब होता है पर्सनालिटी, जिससे हमने पढ़ा पर्सनालिटी होता है। अध्यापक को स्कूल में निम्न अभिलेख भी रखने की आवश्यकता है। आप क्या क्या अभिलेख मतलब लिख कर रख सकते हैं, क्या क्या आपको जरूरी है। उपस्थिति रजिस्टर्ड, उपस्थित रजिस्टर्ड मतलब होता है, मतलब जो हम लोग अटेंडेंस देते हैं सुबह सुबह फर्स्ट बार, उसको बोलते हैं उपस्थिति रजिस्टर। नहीं, प्रवेश तथा स्कूल छोड़ने का रजिस्टर, बड़ा सा रजिस्टर होता है, इसमें कब प्रवेश हुआ और कब वो स्कूल छोड़ रहा है उसका रजिस्टर। क्रियाओं संबंधी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर, जो भी कार्य करता है उसका रजिस्टर। मूल्यांकन का रजिस्टर, क्या मूल्यांकन भी समझ रहे हैं आप, और कार्यालय के अन्य रजिस्टर भी आपको रखना होगा एज एक शिक्षक होने के नाते। ये शिक्षकों का कार्य होता है इन सभी बातों को ध्यान देना। चलिए अब बात होती है आयोजन। अध्यापक को पाठ्यक्रम का ठीक ढंग से व्यवस्था करना और उसके कार्यक्रम के महीने में या हफ्ता में पाठ पढ़ना होता है। उसके श्रव्य दृश्य, देखिए श्रव्य दृश्य साधनों और अध्यापन विधियों का प्रयोग करने की व्यवस्था करना चाहिए। श्रव्य दृश्य का मतलब होता है वैसा चीज जिसको सुन भी सके और देख भी सके। बच्चा ऐसे चीजों से ज्यादा सीखता है। नहीं, चलिए तो इसे आयोजन करने की आवश्यकता है। अब है वर्गीकरण, वर्गीकरण की कहानियाँ, सॉरी हानियाँ। हाँ, वर्गीकरण से लाभ, वर्गीकरण से लाभों के साथ साथ हानियाँ भी होती हैं। मतलब कुछ चीज़ बांटने की बात भी कहा जा रहा है। हालांकि आप स्कूल में समावेशी शिक्षण रखेंगे, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे, एक समान ट्रीट करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ में आपको वर्गीकृत भी करना पड़ता है कि किस हिसाब से आप वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण से लाभ के साथ साथ कुछ हानियाँ भी है जो इस प्रकार है। रुचि, मानसिक आयु तथा अन्य आधार पर छात्रों का विभाजित करने से भी व्यक्ति विभेद बना रहता है। आप किसी भी बच्चा को मानसिक आयु मतलब उसका कितना आईक्यू तेज है, कितना पढ़ने में तेज है, या कई अन्य आधार से भी आप बच्चा को अलग करते हैं, तो ये अच्छा बात आपके लिए नहीं है। किसी भी बच्चा को आप अलग नहीं बैठा सकते हैं किसी भी रीजन से। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि तुम जाति वाइज कुछ बोल सकते हैं या तुम कमज़ोर हो, कुछ भी कह के आप बच्चा को अलग नहीं बैठा सकते हैं। ये व्यक्ति में विभेद बना देगा, तो ये अच्छी बात नहीं। छात्रों में हीनता की भावना उत्पन्न होती है। अगर आप किसी चीज़ को वर्गीकरण करते हैं तो इसमें छात्रों को हीनता लगता है, कहता है कि हम अलग, हमको अलग क्यों कर दिया गया, इसमें कुछ ना कुछ कमी है, तो हीनता लगता है। अध्यापक में शिक्षण पद्धति का सामूहिक प्रयोग कर सकता है, व्यक्ति पर नहीं। अध्यापक क्या कर सकते हैं, शिक्षण पद्धति, जो भी आप शिक्षण पद्धति लगाते हैं उस सभी पर लगाइए, सामूहिक लगाइए, किसी एक व्यक्ति पर आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। अगला है अधिक अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप सबको वर्गीकृत कर देते हैं तो क्या होगा, आपके टीचर का संख्या ज़्यादा लगेगा ना, अलग अलग सबको पढ़ाएगा तो टीचर ज़्यादा लगेगा, अधिक अध्यापक को भी अब आवश्यकता आपको पड़ेंगे। नहीं, तो चलिए इसी था हमारा शिक्षक को लेकर कि शिक्षक को क्या किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पर जब आप एक स्कूल में जाते हैं, पढ़ाते हैं। अब बात करेंगे विद्यालय संगठन की। विद्यालय संगठन का अर्थ, इसको समझने के लिए संगठन का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। संगठन को अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। प्रायः यह शब्द जनता के समूह को प्रदर्शित करता है। संगठन या ऑर्गेनाइजेशन जब भी हम कहते हैं तो लगता है कि ये समूह की बात हो रही है, एक संगठन की बात हो रही है। संगठन का संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड में अर्थ इस प्रकार है, किसी वस्तु का व्यवस्थित ढांचा बनाना, किसी वस्तु का आकार निश्चित करना और उससे कार्य की स्थिति में लगाना, संगठन करना अथवा व्यवस्था करना। संगठन का यही सब मतलब होता है। संगठन का जेबी सेयर्स ने क्या कहे थे, संगठन एक प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। इसी को उन्होंने संगठन कहा, जेबी सेयर्स ने ये चीज़ कहा था।
जेडी मुने ने कहा था कि सामान्य उद्देश्य के प्रति प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था को ही संगठन कहा जाता है। सामान्य उद्देश्य को प्राप्ति के लिए जो भी हम कुछ करना चाहते हैं उसके प्राप्ति के लिए कोई भी संगठन बनता है, मानवीय संगठन बनता है, मानव के द्वारा बनता है, उसी को हम लोग संगठन। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मत था। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्य के प्राप्ति के लिए विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप से विभक्त करना, परिभाषित करना, समन्वयित करना, सम्मिलित करना ही संगठन है। उन्होंने कहा कि संगठन एक ढांचा है जिसके अंतर्गत कोई निश्चित उद्देश्य को प्राप्ति किया जाता है और उसको प्राप्ति के लिए अलग अलग वर्ग में बांटा जाता है। ये लूथर गुलिक के अनुसार था। विद्यालय संगठन में विभिन्न रूप। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तियों को शैक्षिक विकास करना होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। विद्यालय के जो व्यक्ति सामाजिक रूप से व्यवहार के संगठन के रूप में जानते हैं उनके विचारों ने विद्यालय को समाज के लघु रूप कहा जाता है। जैसे परिस्थिति समाज की होती है, विद्यालय की दशा पर उनका प्रभाव पड़ता है। जितने भी लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप अभी कमेंट करेंगे, उस सवाल का जवाब हम इस सेशन में ही देने का कोशिश करेंगे। जिनको भी किसी भी पार्ट टाइप का प्रॉब्लम हुआ हो पीछे से या पीछे कल परसों जो भी क्लास में आपको दिक्कत हुआ हो, समस्या को टाइप कर दीजिए, हम उसका जवाब अभी ही दे देंगे। अभी आपके पास टाइम है हमारे पास। तो इन्होंने क्या कहा कि विद्यालय संगठन जो होता है एक समाज का ही एक रूप होता है। जैसा समाज रहता है विद्यालय भी वैसा बना जाता है। विद्यालय को भी एक समाज बना जाता है क्योंकि समाज से हम बहुत चीज़ सीखते हैं, तो विद्यालय से भी हम बहुत चीज़ सीखते हैं। विद्यालय और समाज लगभग सेम है। अंतर कितना है? तो समाज जो होता है अनौपचारिक होता है और विद्यालय औपचारिक होता है। औपचारिक का मतलब होता है जहाँ पर एक फिक्स सिलेबस हो, फिक्स टाइमिंग हो, उसको हम लोग औपचारिक बोलते हैं। अनौपचारिक का मतलब होता है जहाँ कोई टाइमिंग फिक्स ना हो, कोई नियम कानून ना हो, उसको हम लोग अनौपचारिक बोलते हैं। लेकिन हम लोग सीखते दोनों जगह से हैं, समाज से भी सीखते हैं और विद्यालय से भी सीखते हैं। तो समाज हमारा पहला कारक है सीखने का और विद्यालय हमारा दूसरा कारक है सीखने का। कहीं भी ऑप्शन में अगर घर, समाज, विद्यालय तीनों आ जाए तो पहला कारक वहाँ हो जाएगा विद्यालय, द्वितीय कारक हो जाएगा समाज और तृतीय कारक हो जाएगा विद्यालय। ध्यान देना है। तो हम कुछ भी सीखते हैं, हमारे अंदर कुछ भी गुण आ रहे हैं तो इन सभी कारणों से आ रहे हैं जिसमें हम लोग ये जान सकते हैं कि समाज जो है विद्यालय और समाज दोनों एक दूसरे का प्रतिरूप है, एक सिक्का के दो पहलू बोल सकते हैं। तो विद्यालय भी एक प्रकार का समाज है, तो समाज जैसा होगा विद्यालय पर असर भी वैसा ही पड़ेगा, विद्यालय भी उसी हिसाब से चलेगा क्योंकि विद्यालय को समाज का ही छोटा रूप माना जाता है, लघु रूप माना जाता है। ठीक है। विद्यालय के सभी कार्यों को केवल एक ही व्यक्ति नहीं चला सकता है। जितने भी विद्यालय हैं उनका सभी कार्य कोई एक व्यक्ति नहीं चला सकता है। उसमें प्रधानाचार्य, अध्यापक, अन्य कर्मचारी, अधिकारी, छात्र और उनके संरक्षण सभी लोग होते हैं। विद्यालय में अपना विशेष स्थान रखते हैं। सभी लोगों का एक अपना विशेष स्थान है, हमने बताया पीछे भी। कोई भी लोगों का कोई खास नहीं है कि हम फलाना की वजह से ही सब कुछ चलता है। विद्यालय क्या है? एक संगठन है और संगठन की सभी की जिम्मेवारी अलग अलग है, लेकिन सभी का मकसद एक होना चाहिए और सभी इम्पोर्टेंट है। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी समस्या पर आपको अभी हमको टॉपिक पर बात करना है तो अपना कमेंट लिख दीजिए, हम वो टॉपिक पर अभी कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी समस्या आपकी आई हो तो अभी लिख दीजिए कि हाँ हमको फलाना चीज़ में दिक्कत है, इसको दोबारा बताइए तो हम उसको कोशिश करेंगे कि और अच्छे से बात बता दें। ठीक है। तो ये हो गई विद्यालय की बात। इन सब का संक्षिप्त वर्णन क्या क्या है देख लीजिए। विद्यालय एक नौकरशाह संगठन के रूप में। विद्यालय संगठन पर नौकरीशाही का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। मैक्स वेबर, हेनरी फेयल, टेलर आदि ने प्रमुख विद्वानों ने भी विचार प्रकट किए हैं। वेबर महोदय के अनुसार विद्यालय में नौकरशाही संगठन का एक आदर्श संगठन है जिसके द्वारा कार्यकर्ताओं में अनुशासन, उच्चतम कार्य क्षमता और कुशलता विकसित होती है। टेलर के अनुसार विद्यालय के कार्य के प्रबंधन में सर्वोत्तम एवं अधिकतम उपलब्धि वैज्ञानिकों के नियमों के प्रयोग करने पर होती है क्योंकि इन नियमों का प्रयोग कार्य करने के कार्य के पद्धति की क्रमता से आ जाती है। ये विद्यालय जो कहा जाता है कि विद्यालय भी एक कहा जाए नौकरशाही है। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ है। नौकरशाही में एक चीज़ क्या होता है ना कि वहाँ पर कार्य करने की कुशलता के हिसाब से लोग वहाँ काम करते हैं, उस हिसाब से लोग रहते हैं। विद्यालय एक प्रणाली के रूप में बात करें तो विद्यालय को मुख्यतः एक प्रणाली के रूप में मानते हैं। प्रणाली अतः विद्यालय कार्यरत तत्वों को एक समूह होता है
जो एक दूसरे का सहयोग करते हुए एकीकृत रूप से कुछ पूर्व में निश्चित उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रयासरत रहते हैं। वास्तव में प्रणाली सिद्धांत विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान को स्वीकृत करने की पक्षपाती है। देखिए, इन सभी बातों से हमको यही समझ में आ रहा है कि विद्यालय क्या है। विद्यालय एक संगठन है और संगठन में सभी का अलग अलग दायित्व है और सभी लोगों का एक लक्ष्य भी है। यानी हम विद्यालय बनाते हैं, उसका कुछ लक्ष्य भी होता है ना, कि हम यहाँ से अच्छे विद्यार्थी को लाना है, उसमें अच्छी चीज़ों को हमको इसमें मेंशन करना है, उसका एक कोई ना कोई लक्ष्य है। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अपनी बातें कही हैं विद्यालय के संबंध में। ठीक है, तो सिंपली हमको यही जानना है कि विद्यालय जो होते हैं हमारे समाज का अंग होता है, सीखने का एक स्कूल होता है, सीखने का एक जरिया होता है। जिस तरह से हमारा समाज से हम सब सीखते हैं, उसी प्रकार से हम विद्यालय से भी बहुत सारा चीज़ सीखते हैं। समाज की दशा का असर जो होता है विद्यालय पर भी होता है। हमारा जो चैप्टर था विद्यालय संगठन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, वो यहीं पे समाप्त होता है। अगला लेसन जो आपका है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, ये थोड़ा सा लगभग लास्ट टॉपिक ही है फर्स्ट ईयर का। जब आपका लास्ट टॉपिक अगले दिन से चलेगा तो प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। अभी हमने विद्यालय संगठन पढ़ा। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही लंबा चैप्टर है, ये समझिए कि ये एक बुक होता है, ये इससे एक एग्जाम ही यहाँ से लिया जाता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से। तो स्कूल कितने प्रकार के होते हैं, स्कूल में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये सभी बातें हम लोग स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में सीखें। आशा करते हैं कि आपको ये सारी क्लासेज अच्छी लगी हो। और आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया, अर्थात कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो फिर भी आप मेंशन हमको ज़रूर कर देंगे, ताकि हम उस पर दोबारा से हम कुछ समझाने का कोशिश करेंगे। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कोई आदमी कमेंट नहीं किए। अगर अभी भी कमेंट कर देते हैं तो हम उनका जवाब दे देंगे। हाँ, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं कृपया लाइक बटन बगल में है तो दबा देने में क्या जाता है, दबा दीजिए प्लीज़, अच्छा लगेगा। जितने लोग देख रहे हैं उससे कम लोग ही लाइक किए हुए हैं, तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है ना कि चैनल में बूस्टिंग ज़्यादा आता है, आपका जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। ठीक है, कल क्लास नहीं हुई थी, नहीं क्लास कल हुई थी। कल हम देखिए जो भी होता है ना, कल 5 बजे से क्लास थी आप लोगों की, 5:30 लगभग हो गया था, क्योंकि फर्स्ट ईयर का क्लास चल रहा था। आप यूट्यूब पर ही बने रहे, जब भी क्लास चलेगी आप देख सकते हैं। दूसरी बात, आप सेकेंड ईयर का क्लास देखते भी हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत ही अमेजिंग क्लास चलता है सेकेंड ईयर का, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं। बस आप कंप्लीट करने के लिए आप 1 2 दोनों देख लीजिए, तो दोनों देख लीजिए। कल भी क्लास हुई थी लगभग 5 5:30 के बाद हुई थी क्लास। थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में ही सेकेंड ईयर में समय ज़्यादा लग गया था, इस वजह से क्लास हुई थी कल। तो जब भी यूट्यूब से नोटिफिकेशन जाता है तो 1.5 2 घंटा आप लोग क्या करेंगे, देख लीजिए, दोनों क्लास देख लिया जाए। कोई दिक्कत और किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो हमको बता देंगे व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे कमेंट करके। फिर आज का क्लास हम यहीं करते हैं, क्योंकि नया चैप्टर ख़त्म हो चुका है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। अगला टॉपिक है 8, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। एक टॉपिक यानी एक चैप्टर समझिए एक बुक है आप लोगों के लिए। लगभग लगभग 7 या 8 7 बुक आपको पढ़ने होते हैं, 7 एग्जाम देने होते हैं, 7 पेपर का। तो समझिए कि एक चैप्टर एक बुक होता है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं और उसी को आपको जिस तरह से ग्रेजुएशन में लिखते हैं ना, कुछ ज़्यादा पेज में किसी बात को, उसी हिसाब से आप उसको लिखना होता है। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, लेकिन आज नहीं कराएंगे, अगले दिन कराएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट। और आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। चलिए, अंजलि कुमारी जी क्लास जो है कल हुआ था, आपको बता ही दिए 5:30 में, 5:30 से हुई थी, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होने के बाद फर्स्ट ईयर हुई थी। आज पहले फर्स्ट ईयर हो गई है, बाद में सेकेंड ईयर है। जो भी समस्या होता है आपको ग्रुप में हम इन्फॉर्म कर देते हैं कुछ देर पहले, तो आप जब भी ग्रुप में मैसेज आए ना, एक बार उसको देख लीजिए कि भाई क्या क्या मैसेज अभी आया। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को बाय, गुड नाइट, जय हिंद।